हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, करंट अफेयर्स की और ज्योग्राफी की। आज की जो यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज होगी वो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है और ज्योग्राफी की भूगोल की टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। 22 तारीख को 22 दिसंबर को एग्जाम है और डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। उम्मीद है आप लोगों ने करंट अफेयर कवर कर लिया होगा। चैनल पे मैंने 25 से 26 वीडियो बना रखी हैं, आप लोग जरूर देख लेना, जिससे कि एग्जाम के पर्पज से आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो। तो इसलिए करंट अफेयर्स की वीडियो डली हुई है, पूरी परफेक्ट तरीके से देख लेना। टेस्ट सीरीज लगातार आप लोग देख रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है और मैं भी परमानेंट आप लोगों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिल भी पाता हूँ। खैर, आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन 51 है। 50 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके थे, लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा। खैर, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को हरियाली दिशा निर्देश के रूप में जाना जाता है। भैया बात कर रहा है कि हरियाली दिशा निर्देश के रूप में किस कार्यक्रम को जाना जाता है, तो आप बोलोगे एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को हरियाली कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 से लेके 90 के दरमियान इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण जो रोजगार है उनके सृजन के साथ साथ जो क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधन है, जो उनका दोहन हो चुका है, संरक्षण और विकास के लिए उसको संतुलन को बहाल करना है इसका प्रमुख बढ़िया उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैम्बेलूनी क्षेत्र संबंधित है। अब कैम्बेलूनी क्षेत्र से संबंधित है, तेल रिफाइनरी से संबंधित है। ठीक है, कैम्बे से ध्यान रखना है और लूनी से आप लोग नदी ध्यान रख लेना। कैम्बे जो लूनी है वो तेल रिफाइनरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है। बात करा है कि बराकर नदी पर यहाँ पर कौन कौन से बांध स्थित है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका मेथन बांध जो कि बराकर नदी पर है। ठीक है, दूसरा बात की जाए तो यहाँ पर तिलैया बांध। तो ये दोनों बांध है, पहला और तीसरा जो दोनों बांध है, जो आपके दामोदर बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर की प्रमुख सहायक नदी बराकर नदी है, उस पर ही स्थित है। तो आप डी पर टिक लगाओगे। चलिए, भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया गया है, जो कह सकते हो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा भूकंपीय क्षेत्रों को डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कितने क्षेत्रों में, तो बोलोगे आप 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कितने, 4 जोन। पहला जो कि अलग अलग जोन में बांटा गए हैं, है ना। इनमें कम तीव्रता वाला क्षेत्र होता है, मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र होता है, गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र होता है और अत्यधिक गंभीर तीव्रता वाले क्षेत्र होते हैं। तो इनको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आता है मानसून, उसमें जो वर्षा होती है उसकी बात करा है, कौन से सबसे ज्यादा क्या देता है, निर्माण करता है। भूमि और समुद्र का विभेदन, तापमान और शीतलन। बिल्कुल बात ठीक है, जो भूमि का विभेदन और समुद्र का जो तापमान होता है यहाँ पर जरूर ये होना चाहिए, तभी होगा। गंगा के मैदान पर जो आईटीसी जेट होता है उसका स्थानांतरण हो जाता है, कहाँ पर हो जाता है, नॉर्थ की ओर, मतलब कि तिब्बत के ऊपर चला जाता है, तो ये भी ठीक है। और क्या है, उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट, जो पूर्वा जेट की धारा की बात कर रहा है, तो तिब्बत से निकलती है और कहाँ गिरती है, मस्कनी के पास, मतलब कि मेडागास्कर के पास में ये बनाती है। तिब्बती पठार का गर्म होना, जब ये तिब्बत पठार हीटर की तरह तपने लगता है तब ये पूर्वा जेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जो भारत की प्रमुख वर्षा ऋतु है उसके दौर के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। बात कर रहा है कि जो नर्मदा नदी है किस राज्य से होकर नहीं बहती है, तो मध्य प्रदेश से तो बहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश से का निर्माण होता है। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर उसके बाद गुजरात में, तो यह छत्तीसगढ़ से बहकर नहीं गुजरती है। तो आप डी पर लगाओगे कि डी ऑप्शन गलत है। चलिए, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत जो पर्वतमालाएं हैं किस हिमालय का हिस्सा है। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको मैं बता दूं, एक खबर है कि हमारा ऐप आ चुका है, एंड्रॉइड ऐप, जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है, नट लर्निंग ऐप नाम है। और इस ऐप की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैंने लगा दी है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आप लोग, अब यूपी पीसीएस का तो एग्जाम आने ही वाला है, तो इसकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे फिर भी चलेगा। लेकिन आप लोगों ने आरओ और एआरओ का फॉर्म भरा ही होगा, है ना, और इसकी समिति बैठी हुई है, आयोग के द्वारा बिठाई गई है, और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम होगा, इसकी रिपोर्ट आएगी, फिर डेट आएगी, मतलब कि डेट आना अभी बाकी है। तो डेट आए उससे पहले आरओ की तैयारी जो है, टेस्ट सीरीज लगा लो आप लोग ऑनलाइन माध्यम से, है ना।
सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लो, कम से कम 230 टेस्ट है वहां पर, मतलब कि 23,000 क्वेश्चन आप वहां पर लगा सकते हो इस ऐप के माध्यम से। और कोई भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे डायरेक्ट पूछ, कॉल का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो टेस्ट सीरीज है, लगा लीजिएगा। अच्छा, आप लोग सिर्फ यूपी की नहीं, वहां पर आप किस किस की आरएएस की तैयारी कर रहे हो वो भी मिल जाएगी, एमपी पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो वो भी मिल जाएगी। बीपीएससी का एग्जाम आज हो चुका है, हो सकता है संभवतः रद्द होकर दोबारा एग्जाम हो, कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है, तो वो भी आपको बीपीएससी की मिल जाएगी। हालांकि मल्टीपल्स एग्जाम की वहां पर टेस्ट सीरीज है, आप लोग ऐप पर जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, शायद हो सके आपकी काम की चीज वहां पर मिल जाए, है ना। तो ऐसे जज नहीं करना है, पहले डाउनलोड करना है, फिर उसको देख के फिर बताना है, ठीक। खैर, क्वेश्चन पर आते हैं, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत जो पर्वतमालाएं हैं किस हिमालय का हिस्सा है। अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों की बात करें तो ये लघु हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत किसकी, लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना शामिल नहीं है। एक ऐसा राज्य जो अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है, कौन सा, बिहार शामिल नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की साइटें नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत में कई सारे हैं, लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां पर, एक ऐसी जगह है जहां पर परमाणु स्टेशन की साइट नहीं है। आप कौन कौन सी नहीं है, अगर यहां पर देखा जाए तो कलपक्कम यहां पर तो साइट है, और कहां पर है, और आपकी तारापुर में भी साइट है। तो कहां पर नहीं है, मणिकरण और पुग्गा वैली में साइट परमाणु ऊर्जा स्टेशन की नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम मणिकरण की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है, और अगर पुगा वैली की बात की जाए तो ये कहां पर है, लद्दाख में है, तो यहां पर नहीं है। अगर हम बात करें कि कलपक्कम की, तो कलपक्कम कहां है आपका, कलपक्कम की बात करें तो ये कहां पर है आपका, ये तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में। और तारापुर की बात की जाए तो कहां है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है, कहां पर है, नरोरा, क्या है, नरोरा है, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहां पर भी है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में खनिजों के वितरण और उन पर विचार कीजिए। भारत में जो खनिज वितरण है उन पर विचार करना है, कर लेते हैं विचार भैया। क्या है, भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक है, बिल्कुल बात ठीक है, जो भारत जो अभ्रक है वो सबसे बड़ा आयातक है। भारत विश्व के प्रमुख उत्पादक नमक के निर्यातकों में से एक है, ये तो गलत है। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, तो गलत कौन सा है आपका, गलत आपका बी, पहला वाला आपका गलत है। मतलब क्या है, मतलब ये है भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों ही है। क्या है, आयातक नहीं है, क्या है, उत्पादक और निर्यातक दोनों है, मतलब कि ये ऑप्शन आपका गलत था। अब मैंने क्या बोला था कि भारत विश्व के प्रमुख उत्पादक और नमक के निर्यातकों में से एक है, बिल्कुल बात ठीक है। ये ऑप्शन के लिहाज से तो क्या हो जाएगा, गलत, लेकिन वैसे सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा बरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है। बरीड सनसाइन के रूप में ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से किसको जाना जाता है, आप बोलोगे कोयला को जाना जाता है, ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर कब गिरती हैं, भैया इंपोर्टेंट भी है और ये बहुत छोटा क्वेश्चन भी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्या 21 मार्च 23 सितंबर एक ऐसा दिन होता है जहां पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सी वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं वहां पर वृक्षों की प्रजातियां की बात कर रहा है, तो साल पाया जाता है, नीम पाया जाता है और शीशम पाया जाता है, आबनूस नहीं पाया जाता है। तो 1 2 4 पर आप लोग टिक लगा दोगे, ध्यान रखिएगा, आबनूस नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब ये नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन कौन सी। अब इसका क्वेश्चन में से मैं आप लोगों से पूछूं तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन भी है और ज्यादातर सभी को पता भी है। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए 64 का आंसर, कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये चारों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर कोई अरब सागर में भी गिरती है। इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए एक साइड है यहाँ पर सूची 1 और एक साइड है सूची 2। क्या है, एक साइड पर्वत है और एक साइड राज्य की स्थिति है, कौन सा पर्वत कहां पर है, ये कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हरामुख की अगर हम बात करें तो हरामुख कहां पर है, हरामुख की अगर हम बात करें आपका, हरामुख कहां पर रहेगा आपका, जम्मू कश्मीर में रहेगा, ठीक है। कामेट पर्वत की अगर बात किया तो कहां पर है, ये उत्तराखंड में है, कामेट या फिर कामेत, ध्यान रखिएगा। कांगटो की बात की जाए तो कांगटो कहां पर है आपका, कांगटो अरुणाचल प्रदेश में है, और आपकी डोडा बेटा की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए वाला सही है।
निम्नलिखित में से किस चट्टानों को वेतलीय सेल कहा जाता है? किस चट्टानों को वेतलीय सेल कहा जाता है? तो अंतर्वेदी जो आग्नेय सेल होती है ना, उनको वेतलीय सेल कहा जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का गठन किया गया था। कब किया गया था MHRD गठन? तो आप बोलोगे जो MHRD का गठन है, एक मिनट, हाँ, MHRD का जो गठन है आप बोलोगे वो 26 सितंबर 1985 को किया गया था। कब किया गया था? 26 सितंबर 1985 को आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो गठन है वो किया गया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लघु उद्योग है? अब लघु उद्योग इनमें से कौन कौन से हैं ये कह रहा है। कौन कौन से हैं? कुटीर उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आता है, रेशम बुनाई उद्योग भी लघु उद्योग की श्रेणी में आता है, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है वो भी आपकी लघु उद्योग में आता है। लेकिन ऑटोमोबाइल जो उद्योग है आपका लघु लघु उद्योग में नहीं आता है, ये तो बहुत बड़ा उद्योग है ना। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन आपका सही, सी वाला पे टिक लगाओगे। एक साइड क्षेत्र है और एक साइड इनके उद्योग है। कौन सा क्षेत्र में कौन सा उद्योग है देख लेते हैं। अगर हम बात करें मुंबई पुणे क्षेत्र में तो आपका यहाँ पर कौन सा उद्योग रहेगा? वस्त्र उद्योग रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो चौथा मिला लेते हैं, ठीक है। बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र में कौन सा उद्योग है? तो आप बोलोगे यहाँ पर एरोस्पेस और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र उद्योग है, तो ठीक है। तीसरा मिला लेते हैं। गुजरात क्षेत्र की बात की जाए, गुजरात क्षेत्र में कौन सा उद्योग मिलेगा आपको? गुजरात क्षेत्र में आपको फार्मास्यूटिकल क्षेत्र मिलेगा, तो आपको यहाँ पर दूसरे से मिला लेते हैं। और छोटा नागपुर क्षेत्र में कोयला और लोहे अश्व का मिलेगा, पहला मिला लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अब बात क्या रहा है कि भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। देखो अभी यहाँ पर ऑप्शन में ना एक ऑप्शन नहीं है, कौन सा नहीं है? कानपुर, है ना। अगर कानपुर होता तो फिर यहाँ सारे ऑप्शन गलत हो जाते। खैर यहाँ पर बात करें तो भारत का मैनचेस्टर इन 4 ऑप्शनों में अहमदाबाद को बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा नहीं है? चूना पत्थर अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अभ्रक भी है और जिप्सम भी है। लेकिन क्रोमाइट की बात करें तो ये किसका उदाहरण नहीं है? अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, जबकि ये धात्विक खनिज है। सूची 1 और सूची 2 है, मतलब कि कौन सा यहाँ पर जो उत्पाद है वो यहाँ पर इन राज्यों में मिलता है, देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में क्या मिलता है? आंध्र प्रदेश में भैया अभ्रक पाया जाता है। इस ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, अभ्रक मिलता है। कर्नाटक की बात की जाए क्या मिलता है? कर्नाटक में आपका सोना मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गोल्ड मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा कर्नाटक में। अगर हम बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में क्या मिलेगा? काला नमक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? काला नमक मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें असम की, तो असम में क्या मिलेगा? प्राकृतिक गैस मिलती है। क्या मिलती है? प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला सही है, टिक लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। देखो कक्षा में जो स्थापित किया जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था वो कौन सा था? स्पुतनिक पहला था। क्या था? स्पुतनिक पहला उपग्रह था। और 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। खैर प्रियदर्शनी झील किस अनुसंधान केंद्र के आसपास स्थित है? भैया बात कर रहा है कि प्रियदर्शनी झील मतलब कि बड़े प्रियदर्शनी झील है, वो कौन सी है? भारतीय। ध्यान, कौन सी? भारतीय। भारतीय क्या है? भारतीय नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। कहां पर? ये कहां पर है? अंटार्कटिका पर है, ध्यान रखिएगा। भारत के 3 अनुसंधान स्टेशन है, ठीक है। अगर आपको नाम पता हो तो बताइएगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री था, उसके बाद मैत्री हुआ, फिर अभी वर्तमान में जो नवीनतम है वो कौन सा है? भारती है, ध्यान रखिएगा। भारती के पास ही प्रियदर्शनी झील पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय केला राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु राज्य में है। खैर निम्नलिखित में से किस शहर को 0 माइल सेंटर कहा जाता है? 0 माइल सेंटर किसको कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? अब कमेंट करके बताओ क्यों कहा जाता है। भौगोलिक की केंद्र बिंदु पर स्थित होने के कारण 0 मील मार्कर यहीं पर स्थित है, इसलिए इसको 0 माइल सेंटर के रूप में नागपुर को जाना जाता है, ठीक है। भारतीय स्थल सीमा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब ये गलत कौन सा कथन है, देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा भारत अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है, ये तो सही है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये भी ठीक है। अफगानिस्तान भारत के सबसे छोटी सीमा साझा करता है, ये भी ठीक है। मैजिनॉट रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है, ये ऑप्शन गलत है, मतलब यही सही हो जाएगा। अब सही क्या है? मैजिनॉट जो रेखा है फ्रांस को जर्मनी से क्या करती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। कौन सी? पोलैंड नहीं, यहाँ पर आप लोग फ्रांस कर लो। और यहाँ पर क्या है? मैजिनॉट जो रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है बड़ा प्यारे ऑप्शन है, मन तो कर रहा है कि आपसे ही पूछूं, बता देता हूँ, वरना आप लोग कहोगे कमेंट करवाने के बहुत बोलते हो। अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली पर्वतमाला
भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय प्रायद्वीप के बारे में कह रहा है, भारतीय प्रायद्वीप प्राचीन नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। बिल्कुल बात ठीक है। उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग और मेघालय पठार तथा पश्चिम में राजस्थान प्रायद्वीप ब्लॉक के विस्तार हैं। ठीक है, तो दोनों उस पर टिक लगाओगे, पहला और दूसरा आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर हिमालय पर्वतमाला के उत्तर से दक्षिण तक निम्नलिखित में से सही क्रम। उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लिखना है। कैसे लिखोगे? तो सबसे जो पहले उत्तर में जाएगी वो कौन सी होगी? काराकोरम होगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी आएगी? लद्दाख आएगी, उसके बाद जास्कर और फिर अंतिम में पीर पंजाल। तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की ओर है। सिंध नदी है और एक साइड उत्पत्ति है, मतलब कौन सी नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये क्वेश्चन है। देखते हैं, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? बोखरचू ग्लेशियर से हुई है, तीसरे से मिला लेना। सतलज नदी की उत्पत्ति की बात करें कहां से हुई है? तो आपकी राकसताल झील से हुई है, पहला मिला लेना। अलकनंदा की बात करें कहां से हुई है? अलकनंदा की बात तो ये सतोपथ ग्लेशियर से हुई है, दूसरा मिला लेना। ब्रह्मपुत्र की बात किया तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुई है, चौथा मिला लेना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी खराब भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है? ऐसी एक नदी है जो अपनी खराब भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, कौन सी? चंबल है। चंबल को अध्यारोपित भी कहती है। चंबल को ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं? चंबल बीहड़ के रूप में बहुत जानी जाती है। क्या? बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ के लिए बहुत जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलोसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है? मोलोसिस बेसिन के रूप में मिजोरम राज्य को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर भी और आया भी था। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, उत्तर से दक्षिण तक उनका सही क्रम लिखिए। मतलब कि जो उत्तर में मैदान है, गंगा का मैदान कह सकते हो, इनको उत्तर से दक्षिण, मतलब कि सबसे पहले कौन सा बनेगा? शिवालिक की शिवालिक के पैरों के नीचे से और ये डेल्टा तक। तो देखो डेल्टा तो सबसे अंतिम में आएगा, तो तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो 3 में है, मतलब पहला वाला तो कट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, डेल्टा तो सबसे एंड में आएगा। तो फिर उसके बाद कौन सा आएगा? तो देखा जाए उसके बाद डेल्टा के बाद पहले कौन सा आता है? बांगर आता है। क्या आता है? बांगर। तो यहाँ पर पहला वाला ये मिल जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद तराई आता है। ठीक है, फिर भाबर। तो सीधी बात ये है कि सबसे पहले क्या आएगा? भाबर आएगा, फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका तराई आएगा, तराई आने के बाद फिर क्या आएगा? बांगर आएगा, और बांगर आने के बाद क्या आएगा? डेल्टा आएगा। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में द्वीपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हिंद महासागर के बारे में द्वीपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। अंडमान के द्वीप निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल के पृथक है। मतलब कि जो अंडमान है और जो निकोबार है, इन दोनों के जो द्वीप हैं वो 10 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। अरब सागर, लक्षद्वीप और मिनिकॉय का जो द्वीप समूह है पूर्ण रूप से प्रवाल जमा से बना है। मतलब अरब सागर में जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है वो प्रवाल के समूहों से या जमाओं से बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे बी टिक लगाओगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? एक ऐसी नदी है जो गोदावरी की सहायक नहीं है। पैनगंगा गोदावरी की सहायक है, मंजरा भी गोदावरी की सहायक है, प्राणता भी है। काबनी नदी आपकी बात करें गोदावरी की सहायक नहीं है। तो काबनी किसकी सहायक है? कावेरी की सहायक है। किसकी? कावेरी नदी की सहायक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? बात कर रहा है कि भैया पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डायरेक्ट ये बोलो ना। तो समझ लेते हैं कौन सी नदी है? बेतरणी नदी। कौन सी? बेतरणी जो नदी है वो पूर्व की ओर गिरती है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर बाकी सब नदियां कहाँ पर? पश्चिम की ओर या फिर किसी नदी में मिलती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, करते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन? शुष्क जो पर्णपाती वन होते हैं वो क्षेत्रों में वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। बिल्कुल बात ठीक है। ये वन प्रायद्वीप के वर्षा वाले क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये भी ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके ठीक है। 16 वन, ये इंपोर्टेंट, 16 वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। 16 वन केवल नीलगिरी में पाए जाते हैं। केवल कहाँ पाए जाते हैं? गलत हो जाएगा। 16 वन समशीतोष्ण पर्वतीय वन है, तो आप बी पे टिक लगाओगे, क्योंकि 16 जो वन होते हैं वो समशीतोष्ण कैसे होते हैं? पर्वतीय वन होते हैं। अगर हम बात करें 16 वन, यहाँ पर केवल नीलगिरी लिखा है, क्यों कहा है मैंने गलत है? क्योंकि जो 16 वन है वो पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट के अलावा कहाँ पाए जाते हैं?
पश्चिमी घाट के अलावा जो है वो आपके विंध्य क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, और विंध्य क्षेत्र के अलावा कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरी में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से 3 क्षेत्रों में पूर्ण रूप से ये 16 वन को पाया जाता है, और ये समशीतोष्ण पर्वतीय वन होते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शहर और नदी पर सुमलित नहीं, मतलब कि शहर और जो नदी है वो सुमलित नहीं है, कौन सी सुमलित नहीं है उसको देख लेते हैं। कोटा चंबल नदी के तट पर ही है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, अहमदाबाद साबरमती के तट पर है। उज्जैन की बात करें छिप्परा के तट पर है, कौन से, छिप्परा के तट पर है, और वहां पर उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर भी है। ये तो आपको वैसे ही थोड़ा बहुत याद कर ही लेना चाहिए। उज्जैन छिप्परा नदी के तट पर है, महाकालेश्वर मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, एक साइड जलप्रपात है और नदी है, मतलब कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये कह रहा है। देख लेते हैं कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर तो हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगर हम जोंग जलप्रपात की बात करें तो ये किस पर है, शरावती नदी पर है, किस पर, शरावती नदी पर है। अगर हम बात करें डुडुमा जलप्रपात की, डुडुमा कहाँ पर है आपका, डुडुमा आपका मचकुंड नदी पर है, कौन सा, मचकुंड नदी पर है। और बात करें धुआंधार जलप्रपात की, धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है। तो इस तरीके से आपके सही मिलान कर दिए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है, मतलब कि एक साइड झील है और एक साइड राज्य है, कौन सी झील किस राज्य से गलत है ये कह रहा है। देख लेते हैं कौन सी झील, रेणुका झील पंजाब में है, ठीक है, चोलामू झील सिक्किम में, ठीक है, अष्टमुडी, अगर हम अष्टमुडी झील की बात करें तो केरल में है, तशो मुरारी झील अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है तशो मुरारी झील, तशो मुरारी झील आप बोलोगे कहाँ पर है, ये आपकी लद्दाख में पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, लद्दाख में पड़ेगी, ध्यान रखिएगा तशो मुरारी झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, विचार कर लेते हैं। आपका ये वाला डी वाला गलत था इसमें, है ना, तशो मुरारी झील कहाँ पड़ेगी, लद्दाख में पड़ेगी, तो ये वाला गलत हो गया था, बाकी आपके सही मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अभिकथन और कारण है कि अभिकथन कहता है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में अल्प वर्षा होती है। ठीक है, कारण क्या है कि शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है। तो ऑप्शन में अगर आप यहाँ पे देखोगे बी वाले पे टिक लगाओगे कि दोनों सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो दोनों सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में अल्प वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, लेकिन शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण इसमें भी है, काली मिट्टी नाइट्रोजन और फास्फोरस कार्बनिक पदार्थों से जो है वो समृद्ध पाई जाती है। ठीक है, गलत है लेकिन ये, क्योंकि किससे, नाइट्रोजन, फास्फोरस कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध ये पूर्ण रूपेण नहीं होती है। ठीक है, खैर कारण है कि काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने की प्रवृत्ति होती है। काली मिट्टी कैसी होती है, अगर गीली हो जाए तो बड़ा चिपचिपी हो जाती है, और सूख जाए तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी पर टक लगाओगे, क्योंकि आर वाला तो सही है, लेकिन आपका इसमें ए वाला ऑप्शन आपका इसमें गलत है। ठीक है, बेवर, दहिया, पेंडा, कुमारी और गिदिमा नाम किस चीज के हैं। देखो अगर आपको एक नाम याद है तो बाकी आपको सब याद जाएंगे। बेवर और दहिया अगर बात करें तो स्थानांतरित कृषि संबंधित है। पेंडा, कुमार और गिदिया की बात करो, जब क्वेश्चन एक ही है तो क्वेश्चन एक ही होगा। तो ये सारी झूम कृषि के प्रकार है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसलिए बेबर, दहिया, पेंडा, कुमारी, गिदिया जो है वो अलग अलग नामों के अलग अलग है। जैसे कि बेबर को मध्य प्रदेश में जाना जाता है, तो इसी तरीके से अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह पे जाना जाता है। बांध है, अब ये क्वेश्चन कैसे करें, चलो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से रेलवे जोन और मुख्यालय सम्मिलित नहीं है, मतलब कि आपको पता होगा कि जो रेलवे जोन मुख्यालय है वो सम्मिलित नहीं है। क्या कह रहा है, सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है इसको देख लेते हैं। पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, ये भी ठीक है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हुबली में है, ये भी ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे की अगर हम बात करें, किसकी, दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो ये कहाँ पर है, हैदराबाद में नहीं है, बल्कि आपका सिकंदराबाद में है। ध्यान रखिए कहां पर है, सिकंदराबाद में है। तो आपको डी पर लगाना है टिक, क्योंकि वो सही नहीं था, सही कर दिया। भारत में कितने रेलवे जोन है, आपको पता होना चाहिए 17 रेलवे जोन है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन के क्या है, हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अधिकतम जिलों की संख्या वाले राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में, उनको अवरोही क्रम में लिखना है। चलो पहले इसको ऐसे मिला लेते हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो 55 जिले हैं, कितने, 55 आते हैं, ठीक है। बिहार की बात करें तो कितने हैं, आपके 38 आते हैं, चलो ठीक है। गुजरात की बात करें तो कितने, 36 आते हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कितने आते हैं, 36,
सॉरी गुजरात की बात करें तो 33 आते हैं, ना गुजरात की 33 आते हैं, महाराष्ट्र में 36 आते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका ए वाला सही होगा। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। देखो थोड़ा सा इसमें संशोधन हो तो अब जो घट बढ़ गए हो तो अपने हिसाब देख लेना, टेस्ट सीरीज में तो आपके यही हिसाब से सही लिखा है, ठीक है। बाकी की ऑप्शन आपका पहला वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, आप बोलोगे इस इन ऑप्शन में तो आंध्र प्रदेश की, किसकी, आंध्र प्रदेश की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। बाकी की अगर हम बात करें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे लंबी तटरेखा राज्य वैसे गुजरात में, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो किसको बनाओगे, तो आप आंध्र प्रदेश को बनाओ। खैर चलिए, पेरिस 2024 की ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन सा पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में जीता हुआ है इन्होंने कांस्य पदक को, कौन सा, ब्रोंज पदक को, इन्होंने ब्रोंज मेडल को इन्होंने जीता हुआ है। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो हमारे 101 से क्वेश्चन आएंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि हम 50-50 क्वेश्चन लगाते हैं जो कि आप देख भी सकें और आपको परेशानी का सामना भी ना करना पड़े, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा क्या है कि जब ज्यादा क्वेश्चन जाएंगे तो घबराने भी लगते हो, देखते नहीं हो, इसलिए 50-50 क्वेश्चन के बनाते हैं जिससे देख भी लेते हो। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। बाकी की कमेंट करके बता दीजिएगा कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी संशोधन करना है। बाकी एग्जाम की आप लोगों को डेली शुभकामनाएं दे रहा हूं, आज फिर से शुभकामनाएं दूंगा। 22 तारीख को एग्जाम है, अच्छे बढ़िया तरीके से दीजिएगा। करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर की मैंने वीडियो डाल दी है, करंट अफेयर की 22-23 वीडियो है, जरूर पूरी देख लेना। कुछ मैराथन भी है वो भी आप लोग देख लेना, कवर कर लेना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, आज सभी को अलविदा।